हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो होने वाला है आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड जो कि पते का प्रमाण पत्र नहीं होता वैसे तो, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये पते का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन आधार कार्ड क्या है कि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है। आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस क्या है। तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि आधार कार्ड आपका जो है नहीं तो कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है, नहीं आपके डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है कि आप जो है किस स्टेट में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसके बावजूद इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अब जैसे वोटर आईडी कार्ड आपका बन जाता है, वो बन जाता है एक बार वोटर आईडी कार्ड तो बन जाता है, ठीक है। आपका डोमिसाइल अगर बनता है, सपोज दैट आप पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको एक डोमिसाइल प्रोवाइड करती है। और डोमिसाइल में क्या होता है कि आपका लिखा रहता है कि आपका जो मूल निवास है, यानी आपका जो रेजिडेंस है वो क्या है, यानी आप जन्म से कहाँ रह रहे हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आधार कार्ड में होता क्या है कि आधार कार्ड में बार बार चेंज होता है। सपोज दैट आप सर्विस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब अभी दिल्ली में है और दिल्ली के बाद जॉब आपकी मुंबई हो जाती है, तो रेजिडेंस उसमें चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही करके आधार में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर आपने दूसरा ले लिया है तो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। ईमेल आईडी क्रैश हो जाता है तो ईमेल आईडी चेंज करना होता है। तो अगर इन चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हैं तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए होता क्या है कि आधार सेंटर जाना होता है। आधार सेंटर जाकर जो है उसमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, आपको ट्रैवल भी करना होता है। अगर हम रूरल एरिया में जाएं, क्योंकि अगर देखें तो रूरल एरियाज़ में, क्योंकि डिजिटली रूरल जो आपका रीजन है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो उन्हें काफ़ी लंबी लंबी दूरी पर जाना पड़ता है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की मैं बात करूं तो वहाँ पे आधार सेंटर ही काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है आधार को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी वाला ऑप्शन 6 महीने के लिए आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। आप उसमें अपना ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, या जिनका ईमेल आईडी है ही नहीं वो उसमें ईमेल आईडी डाल के इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको सीधे जो है आधार एप्लीकेशन को क्या करना होगा, आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो सूचना सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो दोनों टाइप के स्मार्टफोन होते हैं आपके, एक iOS होता है, एक एंड्रॉयड होता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे जो है आधार एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए मैंडेटरी है कि आपको सबसे पहले जब आधार एप्लीकेशन UIDAI द्वारा जब आधार एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे या उसको फिर ओपन करेंगे तो उससे जो है ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल नंबर से पहले मांगेगा, यानी मोबाइल ऑलरेडी आपका उसमें रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप जो भी ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी को वेरीफाइड किया जाएगा, उसके बाद ही वो अपडेट होगी। और वेरीफाइड करने के लिए ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख के मैंने भी आज अपना किया है अपने फ़ोन से, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं स्टार्ट की हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ईमेल आईडी जो है इसमें अपडेट कर सकते हैं, आधार सेंटर जाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, आधार ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है नो नीड टू विजिट आधार सेंटर, कोई आधार सेंटर वेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये सारी जो है चीज़ें हो सकती हैं। अब ध्यान दे, ये जो सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो दी है आपको, वो ध्यान रखना है ये अब से स्टार्ट हो गई है। कब से? अभी से 1 जुलाई से इसको माने दिया है टाइम। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होती है और ये पूरे 6 महीने के लिए, 1 जुलाई प्लस 6 मंथ। अब 6 मंथ तक तो जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे। उसके बाद देखते हैं कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय जो भी है आपका MIETY जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, क्या इसमें चेंजेस करता है, क्या बंद कर देगा, क्या फिर से आधार सेंटर जाने की जरूरत होगी, या इसके टाइम को एनहेंस किया जाएगा। ये इसमें समझने वाली बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट और डिमेरिट्स, क्योंकि हमें कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च अगर करती है तो
एज ए टीचर मुझे बतानी है मेरिट्स और डिमेरिट्स, और एज ए स्टूडेंट आपको देखनी है कि हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स हम कैसे मीन्स एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, उसकी हमें समझ इसमें होनी चाहिए। तो मेरिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ईज ऑफ एक्सेस। तो आसान पहुंच एक इसमें हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसान पहुंच हो जाएगी सभी के पास। तो आसान पहुंच ये होती है कि कोई आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अपने फोन से जो है हम कर सकते हैं घर बैठे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईज ऑफ एक्सेस इसको कहा जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है सभी जो गवर्नमेंट्स हैं या सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या चाह रही हैं, या हमारा नया सोसाइटल जो निज़ाम है वो चाह रहा है कि जो एक्सेस बढ़े, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आसान पहुंच हो। किसी भी देश की तरक्की अगर रुकती है तो वो आसान पहुंच न होने के कारण रुकती है, तो ये अच्छी बात होती है। उसके बाद सेविंग टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि जो ये सबसे महंगे साधन है दोनों, टाइम भी और कॉस्ट भी। टाइम भी जो है बेशकीमती है और कॉस्ट तो है ही कॉस्ट, ठीक है, दोनों बचेंगे। अगर कोई व्यक्ति आधार सेंटर जाए, आधार सेंटर पे फ्री भी चीज़ें चलें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का आधार सेंटर में शुल्क होता था जो कम कर दिया गया है। जैसे आपको नए आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, नया आधार कार्ड, और वो भी पीवीसी वाला बनवा रहे हैं, तो उसके 50 रुपये चार्ज होते हैं आधार सेंटर पे जाके। तो ऐसे शुल्क हैं अलग अलग। तो इसमें क्या है कि टाइम तो हमारा बचा ही, क्योंकि हम आधार सेंटर गए नहीं, और दूसरा कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, तो ये इसकी अच्छी मेरिट्स मानी जा सकती है, यानी अच्छा गुण माना जा सकता है। तीसरा जो मेरिट है इसका ये है कि प्रमोटिंग डिजिटल गवर्नेंस, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं पिछले 2-3-4 सालों से कि डिजिटल गवर्नेंस को हमें एनहेंस करना है एनी हाउ, तो डिजिटल गवर्नेंस को ये एनहेंस करेगा, एनकरेज करेगा एडॉप्शन द डिजिटल पब्लिक सर्विस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो हम डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं, हम ई गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। तो डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, जो भी ये चीज़ें हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें एनहेंस होंगी। साथ ही डाटा एक्यूरेसी जो है, जो आपकी एनहेंस होगी। डाटा एक्यूरेसी कैसे एनहेंस होगी? कि जैसे ही आप इसमें जो है कुछ भी चीज़ें करते हैं आधार से, ठीक है, आधार से कोई जो है आप लेन देन करते हैं, क्योंकि आजकल तो ये आधार जो है आपका, वो आपके बैंक अकाउंट से भी जो है म्यूचुअली जुड़ा हुआ है। तो कोई भी आप करते हैं, आप पैसा निकालते हैं, या जो है जो आपके CSC होते हैं वहाँ से पैसा निकालते हैं, तो एकदम से आपको नोटिफिकेशन आपके मेल ID पे आ जाएगा। तो आपको डाटा एक्यूरेसी रहेगी कि हाँ ये चीज़ें हमने की है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं। जैसे भारत में हम बात करें तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी वो जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र लेते हैं, ठीक है, तो वो आधार से ही मिलता है, आधार से लिंक होता है। तो उसमें एकदम से मैसेज जो है आ जाएगा, उसे पता लगेगा कि भाई 2 यूरिया के जो बोरे हैं वो ले लिए हैं, और पिछली बार 2 लिए थे, क्योंकि उसको किसान को क्या करना होता है, अपना डाटा भी कलेक्ट करना होता है, क्योंकि वो लिमिटेड होता है कुछ, कि भाई लिमिटेड मिलना है, इसमें 2 बोरे इस बार मिलेंगे या 3 बोरे इस फसल पे मिलेंगे, उससे सारा डाटा जो है उसके पास रहेगा। ये इससे फायदा हो सकता है। सिक्योरिटी एनहेंस होगी, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो होगा वो फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों से होगा। जब भी आप कुछ भी करते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेशन होने से, तो इसको एक तरीके से 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है, जो रिस्क है फ्रॉड का, वो मिनिमाइज होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले भी होती आई हैं, और फ्रॉड का जो रिस्क है वो कोई खास मिनिमाइज होता नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले हैं दूसरे जो है तरीके कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो ऑन UIDAI, यानी UIDAI जो हमारा एक जो है निकाय है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक बोझ है, ठीक है, जो कर्मचारियों का जो बोझ है जो पड़ रहा है कर्मचारियों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम होगा। क्योंकि UIDAI क्या करता है कि जब भी किसी भी एम्प्लॉइज़ को इसके लिए मतलब काम करने के लिए रखता है, तो उस पर ये एक्स्ट्रा बोझ की तरह लिया जाता है। तो UIDAI पे ब्यूरोक्रेटिक बोझ कम होगा, और जो उसका मेन वर्क है वो उसको करने दिया जाएगा, ताकि जो है, ताकि काम में वो अपनी गुणवत्ता ला सके। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स यानी पर्यावरणीय लाभ क्या हैं इसके। तो पर्यावरणीय लाभों की अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय लाभ सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जब हम डिजिटल पेपर वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पेपरलेस जो गवर्नेंस है उसकी तरफ जाते हैं। पेपर कम बनाए जाएंगे, तो उसी के आधार पर जो है, जो पेड़ों की कटाई है, क्योंकि पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा पेड़ कटते हैं, उनसे पेपर मेकिंग होती है, तो पेड़ बचेंगे तो एनवायरनमेंट बचेगा। तो डिजिटल गवर्नेंस कहीं ना कहीं क्या करती है कि वो एनवायरनमेंटल बेनिफिट्स भी हमें देती है। ये तो ही मेरिट्स। अब डिमेरिट्स भी ले लेते हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं।
तो डिमेरिट, सबसे बड़ी डिमेरिट इसकी क्या है कि भारत जो है, अगर हम आज की बात करें, 150 करोड़ की आबादी का देश है और 150 करोड़ की आबादी में सबके पास जो है वो डिजिटल एक्सेस नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबको इसकी नॉलेज नहीं है। खास तौर पे अगर हम देखें, एक बुजुर्ग वर्ग ऐसा है, भले ही वो पढ़ा लिखा भी हो बहुत पुराना, ठीक है, लेकिन उसको डिजिटल अवेयरनेस या टेक्निकल एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं उसकी भारी कमी देखने को मिलती है भारत में। तो डिजिटल डिवाइड जो है सबसे बड़ा जो है इसमें बैरियर का काम करेगा एक तरीके से, ठीक है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये उन्हीं लोगों पे लागू हो जाता है जिन लोगों को डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड की कैटेगरी में आते हैं, इस लीग में आने वाले लोग ही सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के जो है शिकार होते हैं। वो क्या करेंगे, वो किसी के पास जाएंगे, किसी पढ़े लिखे जो है युवान के पास जाएंगे, युवा व्यक्ति के, कि भाई इसी चीजें जो है कर दो। अब उसमें क्या आ सकता है कि रिस्क है, साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड होने का रिस्क जरूर है। दूसरा क्या है कि डिपेंडेंस ऑन स्मार्टफोन एंड दियर इंटरनेट, ये सबके पास एक्सेस नहीं है। स्मार्टफोन है भी तो इंटरनेट का एक्सेस पूरे भारत में नहीं है, खास तौर पे जो रूरल, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, दूर बैठे हैं जहां पे इंटरनेट तो छोड़ो, नेटवर्क ही नहीं है, वो कैसे करेंगे ये सारी चीजें, तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है। फिर टेक्निकल इश्यूज, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में यूआईडीआई की आते रहे हैं टाइम टू टाइम, इतनी फास्ट एप्लीकेशन है नहीं। इसमें भी देखना, अगर ये घर से बैठ के भी करेंगे तो इसमें भी बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल इश्यू, एरर, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं। प्राइवेसी का कंसर्न भी बन जाता है इससे, कहीं ना कहीं प्राइवेसी को भी अगर देखें तो प्राइवेसी रिस्क भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही हम ये चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि इंटरनेट पे आप देखते ही हैं, जैसे आप एक होम पेज खोल लेते हैं, कोई इस पर ऐड आ जाता है, उस पर गलती से क्लिक हो जाए, वो दूसरे टैब में आपको ले जाता है, वहाँ सारी चीज़ें आपसे जो हैं उसमें डलवा ले, तो आपकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं इससे रिस्क होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर प्राइवेसी से बचना है तो केवल वेरीफाइड जो आधार एप्लीकेशन है उससे ही जो है आप करें, उससे ही जो है अपना ईमेल आईडी को अपडेट करें, ठीक है। चैलेंज विद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी आएगा, और सबसे बड़ा जो इसका लूप होल्स है वो ये है कि भाई आप लोग इसको 6 महीने के लिए ही एक लिमिटेड ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्यों दिया आपने, आप इसको करें तब तक व्यक्ति करता रहे कि भाई 6 महीने तक ही देंगे, और इसके पीछे गवर्नमेंट क्या इसकी मंशा है कि भाई 6 महीने तक है, उसके बाद भी निःशुल्क क्यों नहीं कर सकते, कौन सा इसमें इतनी बड़ी बातें हैं। तो ये खैर सारी चीजें हैं। तो देखिए, किसी भी अच्छी स्कीम की मेरिट्स भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होती हैं, किसी भी अच्छी पॉलिसी की मेरिट्स भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होती हैं। तो आज के लिए सो गाइस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।